हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया कि माइनॉरिटीज क्या होती हैं, मतलब अल्पसंख्यक लोग क्या होते हैं। अल्पसंख्यक लोग वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, वो चाहे धर्म के रिगार्डिंग हो जाए, चाहे वो जात के रिगार्डिंग हो जाए, चाहे वो फिर भाषा के रिगार्डिंग हो जाए, जिनकी संख्या कम होती है उनको हम अल्पसंख्यक लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक हो वो स्टार्ट किया है कि हमें उनको एजुकेशन देनी क्यों जरूरी है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की थी एजुकेशन की, जो खास करके माइनॉरिटी को दी जाती है। क्या उसमें हमने किया था, क्यों करना है। एक तो जो शैक्षिक है वो समान अवसर देने के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, और जो शिक्षा उसका मूलभूत अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए, उनका जीवन का स्तर सुधारने के लिए, हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष, जो समाजवाद, जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए। तो आज हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में करेंगे कि अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति किसकी? अल्पसंख्यकों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति। की शिक्षा कहाँ पे शिक्षा उनकी क्या है? वर्तमान स्थिति की आज के समय में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो एजुकेशन की स्थिति है वो क्या है। अल्पसंख्यकों का मतलब पहले भी बताया था कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं है कि जो धर्म के लोग हैं वो कम है। अगर सिख धर्म के या मुसलमान धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन उनमें भी जो सारे के सारे हैं तो उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनका जो सामाजिक स्तर या फिर आर्थिक स्तर है वो अच्छा नहीं है। तो माइनॉरिटी को सबको शिक्षा की जरूरत है, लेकिन जिनका आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, तो उनको शिक्षा देने के लिए क्या है, उनको जो स्पेशल फैसिलिटी है वो भी हमें प्रोवाइड करनी होगी। अगर कोई पर्सन इतना अफोर्ड कर पाता है कि वो एजुकेशन अपने खर्चे से ले सकता है तो हम उसको एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प है वो भी की जाएगी। तो हम बात करते हैं कि जो आज का समय है, तो आज के समय में इसकी जो स्थिति है, जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा है उसकी स्थिति क्या है, कितनी वो शिक्षा ले पा रहे हैं, कितना अभी भी उनमें जो है अवेयरनेस नहीं है शिक्षा एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या का हम कह सकते हैं कि जो 20% है वो मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है, वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, मुसलमान लोग हैं। कितने हैं? 20% है वो मुसलमान लोग। तो वो क्या है, वो भी अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें जो सिख समुदाय से लोग हैं उनको 2% माना गया है कि वो सारे के सारे 2% में आ जाते हैं, तो वो भी क्या है? अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध और जैन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, वो भी क्या है? भारत में वो माइनॉरिटीज में काउंट किए जाते हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। तो हम उनके एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे तो ये माना जाता है कि जो मुसलमान लोग हैं उनमें जो लड़कियां हैं तो उनकी दशा सबसे शोचनीय है। वैसे तो हर एक कैटेगरी में जो फीमेल हैं, जो वीमेन हैं, उनको एक वीकर सेक्शन में माना गया है, उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी गई। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे जो धर्म है उनमें क्या है, जो महिलाओं की शिक्षा है, जो विमेन एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, इम्प्रूव हो रही है। बहुत सारी जो विमेन है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें मुसलमान की, तो जो मुसलमान समुदाय है उसमें अभी भी क्या है, जो विमेन एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इनका खुद का जो व्यवहार है वो भी माना गया है, क्योंकि इनको जो लेडीज हैं इनको परमिशन नहीं देते ये बाहर जाकर स्टडी करने की। इनको क्या है, एक इनका पहरावा है जो इनको हमेशा क्या है, पर्दे में रहने के लिए, जो बुर्के में रहने के लिए इनको
कहा जाता है, तो इनका जो शिक्षा के रिगार्डिंग जो स्तर है अभी भी क्या है, संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो एक कमेटी बनी थी, उत्तर प्रदेश में एक राबता कमेटी बनी थी, उत्तर प्रदेश की राबता कमेटी, जिसने एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत काम किया है। मुसलमान समुदाय को जो तालीम शिक्षा देनी है तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही काम किया है। तो इन्होंने 1990 से कर रखा है, 1990 से इस रिगार्डिंग है जो काम है स्टार्ट किया है। इन्होंने एक तालीमी 1990 से क्या कर रखा है, एक तालीमी कारवां चला रखा है, शिक्षा देने का जो जिम्मा है वो उठा रखा है। तालीमी कारवां उत्तर प्रदेश में राबता कमेटी ने 1990 से जो क्या है तालीमी एक कारवां चलाया हुआ है जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका कारवां का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मुसलमान समुदाय को एजुकेशन के रिगार्डिंग जागरूक करना, एजुकेशन के रिगार्डिंग उनको अवेयर करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसका जो मेन मोटिव है कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी बच्चा जो इस समुदाय में आता है, मुस्लिम समुदाय में, वो एजुकेशन के बिना न रह जाए। ये गांव गांव तक क्या है जाकर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक जो सर्वे किया, उन्होंने पाया कि कई गांवों में जो मुसलमानों की शिक्षा का दर है तो वो क्या है, वो इन्होंने शून्य पाई। वहां पे क्या है जो हर एक जो पॉपुलेशन है, सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो अनएजुकेटेड है। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि अब गांव गांव जाकर क्या है, हम मुसलमान समुदाय के बच्चों को जो एजुकेशन है, जो तालीम उन्हें लेनी है, उसके लिए अवेयर करेंगे। ये लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते ही काम पर भेज देते हैं, क्योंकि जो गरीबी है इसका मेन कारण है। तो जब गरीबी में बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या है, उनके माँ बाप उनके लिए पढ़ाई का सपना नहीं देखते, वो सिर्फ क्या है उनके लिए काम का सपना देखते हैं। वो अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को ही क्या करते हैं, काम पर लगाते हैं अपना जो रोजी रोटी चलाने के लिए। तो इसलिए वो एजुकेशन के बारे में सोचते भी नहीं है। तो इस लिए जो तालीमी कारवा है, इसने बच्चों को अवेयर करना स्टार्ट किया, इसके माता पिता को अवेयर करना स्टार्ट किया। जो हमारा था कि हर बच्चे का नामांकन स्कूल में किया जाए, तो कई बार क्या ये सिचुएशन भी होती है कि बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है, बच्चे का जो दाखिला है वो तो स्कूल में हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो जो नामांकन है, जो इनका इनरोलमेंट है, वो क्या है सिर्फ रजिस्टर तक ही सीमित रह जाता है। बच्चे रेगुलर जो स्कूल वो नहीं जाते। तो वो रीजन क्या हो जाता है, वहां पे उनकी गरीबी उसका मेन रीजन हो जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने साथ ही काम पर लेके जाते हैं। और जो खासकर लड़कियां होती हैं, लड़कियों को खास करके जो एजुकेशन का उनका मुद्दा है, उनकी जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तो लड़कियों को पर्दे में रहने के लिए बोला जाता है, दूसरा उनको सिर्फ क्या है घर के कामों के तक ही सीमित रखा जाता है। इस प्रकार जो इनको एजुकेशन देने के लिए, एक तो एजुकेशन में इनके लिए जो स्थान है वो आरक्षित किए गए, दूसरा इनको क्या है जो नौकरियां हैं, जॉब्स है, उसमें भी इनके लिए जो आरक्षण है वो दिया गया है, ताकि ये अपने आप को मोटिवेट करें और अपने बच्चों को भी क्या है एजुकेशन के रिगार्डिंग मोटिवेट करें। तो इनका जो मुख्य कारण है इनके एजुकेशन में पिछड़ेपन होने का, इनका जो अपना थोड़ा रूखा व्यवहार भी मानते हैं इनका, कि अपने रूखे व्यवहार के कारण भी क्या है तो ये एजुकेशन में वो पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए इसको जो नौकरियां हैं तो उसमें भी क्या है आरक्षण दिया गया है। और समय के साथ साथ जैसे ये राबता कमेटी ने जो कार्यक्रम शुरू किया, इसकी मेहरबानी से भी इसके जो कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, इसके जरिए भी क्या है मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एजुकेशन को समझने लगे हैं। तो काफी हद तक आज के समय में ये एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर हो चुके हैं और अपने बच्चों को एजुकेशन जो दिलाने की इनका जो कोशिशें हैं वो जारी है। आगे हम बात करते हैं कि जो बहुत सारे जो मदरसे हैं वो खोले गए हैं।
इन मदरसों में लगभग अगर हम बात करें तो 31,000, हमारे भारत में लगभग 31,000 जो मदरसे हैं वो स्पेशल क्या है, जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं। यहाँ पे भारत के जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो स्पेशली मुसलमान समुदाय के लोग बच्चे हैं, वो इनमें एजुकेशन है वो है प्राप्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके लिए जो शैक्षिक सुविधाएं और जो प्रोत्साहन दिए गए हैं वो क्या, इनके जो शैक्षिक प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई है ताकि ये बच्चे एजुकेशन ले सकें। हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन। हमने पहले की थी अल्पसंख्यकों की शिक्षा, उनकी वर्तमान स्थिति की बात की थी। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाएं व प्रोत्साहन, जो उनको सुविधाएं व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। कौन कौन से उनको शिक्षा व उसकी सुविधाएं व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यूं तो हमारे संविधान में पहले से ही बोला गया है कि हर जो 6 से 14 साल का बच्चा है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा क्या है, फ्री व अनिवार्य है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में की गई है। तो इन सब का जो लाभ है वो हर एक बच्चा ले सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ समुदाय से लेकर या फिर कुछ जो जाति जनजातियां हैं वो लोग अपने बच्चों को इसका जो लाभ है वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो अवेयर नहीं है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इसका लाभ इन्हें भी प्राप्त है, जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, इनका लाभ इनको भी होता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अवेयर नहीं है, अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं एजुकेशन दिलाने के लिए। तो अगर हम बात करें भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 30 है, जो अनुच्छेद 30 है उसमें क्या कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने स्कूल खोल सकते हैं, वो अपने कॉलेज खोल सकते हैं, ताकि जो एक स्पेशल वर्ग के लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। जैसे मुसलमान कैटेगरी के लोग अपनी तरफ से अपने जो मस्जिद है उसमें स्कूल चला सकते हैं। जैसे मदरसों की बात की थी हमने पहले, तो जो मदरसे हैं वो क्या है, स्पेशली मुसलमान जो समुदाय से लोग हैं उनको एजुकेशन देने का वहां पे प्रावधान है। तो इसमें क्या होता है, एक तो जो बच्चे हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पे एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ उन्हीं के धर्म से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। लेकिन वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के धर्म से बच्चे पढ़े, वहां पे किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा बोलने वाला, किसी भी जाति से रिगार्डिंग जो बच्चा है वहां पे जाके एजुकेशन ले सकता है। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जो संस्थाएं हैं वो मुसलमान की तरफ से और वो सिख समुदाय की तरफ से, वो ईसाई धर्म के समुदाय से चलाई जा रही है। अगर हम बात करें मुसलमान समुदाय की तरफ से बहुत सारे मदरसे चलाए गए हैं जिसमें बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाती है, और जो सिख समुदाय है वहाँ पे बहुत सारी जो अकेडमी है, गुरु नानक अकेडमी होगी, अकाल अकेडमी होगी, ऐसी जो अकेडमी है तो वहाँ पे क्या है, कोई भी जाके शिक्षा ले सकता है, वो सिख समुदाय की तरफ से चलाई जा रही है। बहुत सारी जो ईसाई मिशनरी की तरफ से जो कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, वहां पे कोई भी कैटेगरी से जाकर शिक्षा ले सकता है। तो वहां पे कोई रोक टोक नहीं है इन समुदाय को स्कूल या कॉलेज खोलने के लिए, हर कोई अपने तरफ से स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। लेकिन वहां पे कंडीशन ये होती है कि वो सिर्फ अपने धर्म की वहां पे शिक्षा नहीं दे सकते, कि अगर हम बात करें माइनॉरिटी में, अगर मुसलमान समुदाय ने कोई स्कूल या कॉलेज खोले हैं शिक्षा के लिए,
तो वहां पे क्या है, कॉमन कोर जो करिकुलम है, जो सामान्य कोर करिकुलम है, उसी से ही पढ़ाई होगी। वहां पे सिर्फ जो क्या है, हम कह सकते हैं उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, या फिर सिर्फ जो मुस्लिम धर्म है उसके रिगार्डिंग शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करें सिख समुदाय की, तो वो अपने स्कूल खोल सकता है, कॉलेज खोल सकता है, लेकिन वहां भी क्या है, कॉमन कोर जो करिकुलम है उससे स्टडी होगी। वहां पे वो सिर्फ सिख धर्म की वो स्टडी है वो नहीं करवा सकते। सेम चीज ही क्या है ईसाई धर्म से। तो अगर राज्य सरकार इसमें हेल्प करना चाहती है, उन्हें कोई फंड वगैरह कोई अनुदान देना चाहती है स्पेशल समुदाय को, मुसलमान या सिख या ईसाई को, कोई स्कूल चलाने के लिए या कॉलेज चलाने के लिए, तो वहां पे वो भी वहां प्रोवाइड करवा सकती है, ताकि वहां पे जो बच्चे हैं वो फ्री माइंड होकर एजुकेशन ले सके, उनको धर्म से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको भाषा के रिगार्डिंग है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए ये जो मोटिव है, ये एजुकेशन जो संस्थाएं खोलने का मोटिव क्या है कि किसी भी समुदाय से रिगार्डिंग कोई बच्चा है, अगर एजुकेशन उसको नहीं मिली है, उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो उसको धर्म या जाति के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत ना आए, तो वो अपने कॉमन जो कोर करिकुलम के जरिए वहां पे एक स्पेसिफिक जो धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं वहां उसको शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन विशेष धर्म की शिक्षा वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश में जो समाजवादी व्यवस्था है उसको जो बरकरार रखने के लिए ऐसी जो कोशिशें हैं, ऐसे जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं जो पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, वो पैसे के रूप में भी पिछड़े हुए हैं और जो उनका सामाजिक स्तर है वो भी पिछड़ा हुआ है, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या खास उनको जो स्पेशल फैसिलिटी है एजुकेशन के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करवा रही है। इसमें उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जा रही है, प्रवेश के लिए उनके जो स्थान है वो भी आरक्षित किए गए हैं। जो उनकी आगे हम बात करते हैं अगर नौकरियों की, तो वो भी क्या है, उनमें जो स्थान है वो आरक्षित किए गए हैं। तो इसलिए ये सारे जो काम है इसलिए हो रहे हैं ताकि कोई भी जो माइनॉरिटी से बच्चा है वो एजुकेशन के बिना ना रह जाए। तो आगे हम बात करते हैं कि जो एक फ्रंट फॉर एजुकेशन नामक शिक्षा संस्था है, उसका मानना है कि मुसलमानों की जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसका कारण उसका समय का जो रुखा व्यवहार है वो भी है। तो उन्होंने एक जो मुसलमान अपने बच्चों को ज्यादातर शिक्षा एक मदरसों में देने की कोशिश करते हैं, जहां पे वो क्या है, एक परंपरागत जो तरीके से वहां पे एजुकेशन दी जाती है। तो मुस्लिम अल्पसंख्यक जो बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा है उससे हटकर जो आधुनिक शिक्षा है उस शिक्षा पे ध्यान देना जरूरत है। इसके लिए 1999 में 1990 में क्या हुआ, 1990 में एक पैनल गठित किया गया, एक पैनल गठित किया गया जिसका क्या था, मेन मोटिव क्या था कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसको आधुनिक रूप से दिया जाए, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैथ या फिर साइंस जैसे टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक 15 सूत्री जो कार्यक्रम था वो लागू किया था। 15 सूत्री जो कार्यक्रम था उसके लिए कोशिशें की, और उस 15 का जो सूत्री कार्यक्रम था उसमें क्या किया गया था, यहाँ प्राथमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा देने की जो बात कही, और जो उसका सिलेबस था, जो उसका पाठ्यक्रम था, करिकुलम, उसमें क्या था, गणित और जो साइंस जैसे विषय थे वो होने की बात कही थी, ताकि बच्चों को हम आधुनिक जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कर सकें। आगे हम बात करते हैं 10 सितंबर 1991 को, 10 सितंबर 1991 की 1991 को क्या हुआ था, राज्य शिक्षा जो अधिकारी थे, राज्य शिक्षा अधिकारियों तथा जो मदरसे संचालक थे, जो मदरसों में एजुकेशन देते थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो मदरसा की एजुकेशन थी जो परंपरागत ढंग से दी जाती थी उसको प्रभावशाली
बनाने के लिए वहां पे अनेक जो सुझाव दिए थे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, गणित के विषय आदि थे, वो उन्होंने वहां पर मिक्स करने की बात की थी, ताकि हम उन बच्चों को भी जो आधुनिक शिक्षा है वो प्रोवाइड करवा सकें, और उनका जो अध्यापक थे उनका भी जो प्रशिक्षण था इस एजुकेशन के रिगार्डिंग देने की बात कही थी। और वहां पे जो अध्यापक काम करते थे वहां पे भी क्या कहा गया था, जो वैसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जो उनका सैलरी होती है, जो उनका वेतन होता है, वो भी क्या होता है, वो दूसरे अध्यापकों के सम्मान करने की जो बात थी वो रखी गई थी, ताकि वो क्या है अपनी पूरी कोशिशें कर सके और अपने पूरे जज्बात के साथ वो बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकें। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए और उनको जो एजुकेशन के रिलेटेड स्पेशल फैसिलिटी थी वो प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, ताकि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनको जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उन तक प्रॉपर पहुंचाई जाए। तो 1996 में सरकार ने जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग था इसका पुनर्गठन किया गया। 1996 में पुनर्गठन किया गया इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1996 में पुनर्गठन हुआ, जिसमें क्या था, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ताहिर महमूद को क्या किया था, अध्यक्ष बनाया गया। जो शिक्षा शास्त्री थे, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे ताहिर महमूद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1996 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग था उसका पुनर्गठन किया गया, और जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे ताहिर महमूद, उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो कमला श्रीकांतन, जाफर अली और जेम्स मैसे आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। तो मतलब जो प्रमुख सदस्य थे उसके वो भी क्या थे, उसी समुदाय से लिए गए थे, जाफर अली नकवी तथा जेम्स मैसे। जाफर अली नकवी और जेम्स मैसे। जेम्स मैसे इसके जो आयोग थे, इसके जो सदस्य बनाए गए थे वो भी क्या थे, एक तरह से वो भी एक शिक्षा जो शास्त्री थे वो थे। तो इस आयोग ने अल्पसंख्यकों में जो शिक्षा का प्रसार है वो निरंतर कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे जो कार्यक्रम और योजनाएं बना रही है। आज भी ये क्या है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। कई जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत चल रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप की प्रोवाइड होगी, जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था होगी। तो ऐसी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके द्वारा की जा रही है। यदि अगर हम बात करें कि हमने इन जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं इनको सही मायने में हमने शिक्षित करना है, अगर हमने सही मायने में इसको शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें रेडियो और टेलीविजन के माध्यम का भी प्रयोग करना चाहिए। उनको शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए टेलीविजन और रेडियो पर भी जो एजुकेशन के प्रोग्राम है वो चलाए जाने चाहिए, ताकि हम इन लोगों को अच्छी से अच्छी जो शिक्षा है वो दे सकें। समाजसेवी संगठन है, जो बहुत सारे एनजीओ हैं, जब मानव समाज सेवी जो संस्थाएं हैं वो भी क्या है, इनको एजुकेशन देने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं, ताकि हर एक पर्सन का, हर एक फैमिली का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा बनाया जा सके। और उसके लिए क्या है, शिक्षा की जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा है। जितना हम लोगों को शिक्षित करेंगे उतना ही उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो इम्प्रूव होगा। तो इसलिए समय समय पर इनके लिए जो स्पेशल फैसिलिटी है, जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है वो भी है, जो इनका आरक्षण का प्रावधान है वो भी है। और यहाँ पे जो कुछ प्रवेश के लिए जैसे मार्क्स होते हैं, प्रवेश के लिए नंबर परसेंटेज होती है, तो इसमें भी इनको थोड़ी बहुत जो छूट है उसकी व्यवस्था
की जानी चाहिए। तो इन वर्गों में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए उनके बच्चों को स्टार्टिंग से क्या है, स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है। आवश्यकता है उनकी सोच और उनके जो दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी परंपरागत तरीके से सोचते हैं, अभी भी वो क्या करते हैं, अपना जो व्यवसाय है, अपना जो काम काज है उसको प्रमुखता देते हैं, उसी को प्रमुख रखते हैं। उनके लिए एजुकेशन लेना या ना लेना एक बराबर है। वो मानते हैं कि करना तो हमें अपना जो पैतृक काम है वही है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन की क्या जरूरत है। लेकिन किसी भी काम को आधुनिक ढंग से करने के लिए, उस काम को आधुनिक रूप देने के लिए तो एजुकेशन है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए क्या है, तो इन लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इनका जो दृष्टिकोण है एजुकेशन के रिगार्डिंग, जो इनकी सोच है, हम उसको बदल सकें। तो अगर हमें इनका दृष्टिकोण और जो इनकी सोच है उसको बदलने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं, तो हम सबके लिए शिक्षा तथा सबके लिए शिक्षा में समान अवसरों की जो बात कहते हैं उसके जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में हम जो सफलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। और सच्चे अर्थों में हम अपने देश की जो प्रजातांत्रिक, जो धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी की व्यवस्था है वो हम उसको कायम कर सकते हैं। जो उसका गौरव है हम उस पर जो गौरव है उसका, हम उस गौरव को कंटिन्यू रख सकते हैं, उस गौरव को। तो ये था हमारा एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटी का जो टॉपिक। हमने इसमें इसकी माइनॉरिटी का मीनिंग किया कि अल्पसंख्यकों का क्या मतलब होता है। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में किया था कि इसकी महत्व और इसकी जरूरत क्यों है, नीड एंड इम्पोर्टेंस की। फिर हमने इसकी की अल्पसंख्यकों की शिक्षा की जो उसकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में क्या है इनकी एजुकेशन, कैसी एजुकेशन ये ले रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी शैक्षिक सुविधाएं में प्रोत्साहन की बात की कि इनको कौन कौन सी शैक्षिक सुविधाएं और जो प्रोत्साहन है वो मिल रहे हैं। हमारे संविधान में क्या कहा गया है, कौन कौन से इसके जो पैनल है या फिर कौन कौन से जो आयोग है वो गठित किए गए हैं। तो हमारा जो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी का टॉपिक था ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही।